अब आशर अज़ीम साहब से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आशर अज़ीम हमारे साथ होंगे, हम इंटरनेशनल सूरत हाल का जिक्र करेंगे। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इंडिया से होके गए हैं। आई अंडरस्टैंड कि उन पे बहुत सारे प्रेशर्स भी होंगे और आप देखिएगा क्या कमाल से वो हैंडल करते हैं उन तमाम प्रेशर्स को। आप इमेजिन कीजिएगा यूक्रेन की वॉर के दौरान भी वो ब्रिक का भी हिस्सा है, वो क्वाड्स का भी हिस्सा है। दोनों कश्तियों में उन्होंने पांव रखे हैं और दोनों कश्तियों को ऐसे तरीके से लेकर के चलते चले जा रहे हैं। उन्होंने जितनी तिजारत की रशिया के साथ, उन्होंने वो तमाम की तमाम तिजारत उन्होंने रशियन करेंसी अपनी करेंसी में की है। वो दुबई में जो कर रहे हैं इसका नुकसान है डायरेक्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बेशक कि पूरी दुनिया के कर्जे के इतने ट्रिलियन के कर्जे के बीच में दबा हुआ है, मगर दुनिया के किसी हिस्से में भी डॉलर का लेन देन होता है तो बिल्कुल बिला वजह अमेरिका को उसका बेनिफिट आ रहा होता है। मगर नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड ऑयल ख़रीदा है रशिया से, रिकॉर्ड ऑयल को आगे उसने बेचा है, उन्होंने अपनी शराइत के ऊपर बेचा है। वो क्वाड्स का भी हिस्सा है, वो ब्रिक का भी हिस्सा है। वो अभी जयशंकर पाकिस्तान भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मामलात पे बात नहीं करेंगे, हम तो जो चाइना के साथ हमारी मीटिंग है उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल व्हाट इट इज़, उसमें शिरकत के लिए हम जा रहे हैं, दैट्स इट। आशर अज़ीम मेरे साथ है दुनिया की सूरत हाल। और याद रखिएगा कि मेरा माहौल, मेरा इर्द गिर्द, मेरी ज़ात के ऊपर, मेरे मुल्क के ऊपर असरअंदाज होता ज़रूर है। आशर अज़ीम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आरफा जी, आप कैसी हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बड़ी अच्छी आ रही है। तो लगता है आप तो 2 दिन से अपने कमरे में ही बैठे हुए हैं। बर्फ़ कैसी है? और वो बर्फ मजे की है, लेकिन मैं तो थ्रू आउट फिरता रहा हूँ। बल्कि आज तो हम बर्फ में स्नो एंजल्स बना रहे थे और जंपे मार रहे थे, बिकॉज आई थिंक दिस इज हाउ विंटर्स शुड बी, यू नो, एंड Enjoy। विंटर्स। यस, मगर आपके घर के इर्द गिर्द बर्फ़ का पहाड़ कितना ऊंचा है? काफी ऊंचा जी। मैं जब आया हूँ तो बच्चों ने वो सारी बर्फ हटाई हुई थी, हाँ, तो वो जितनी ऊंची गाड़ियां हैं उतनी ऊंची साइड पे बर्फ है। एग्जैक्टली बर्फ़ का शदीद तूफ़ान। और ये देखिए साहब, इस साल में अब तक उतनी बर्फ़ पड़ी थी, पूरे साल में भी इतनी बर्फ़ नहीं, इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी थी जितनी अब तक पड़ गई। और ये 2 तूफ़ानों ने तो पट्ठा गोल कर दिया। एनीवेज़ आशर अज़ीम साहब, आपसे ही बात आज शुरू, बाय द वे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन दिनों में जहाज़ों के हादसात आपने बहुत से देखे। अभी आज पियर्सन एयरपोर्ट पे एक हादसा हुआ है जहाज़ का, और ये अपसाइड डाउन जहाज़ पड़ा हुआ है। उसके बाद तमाम की तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर। शुरू में ये ख़बर तकरीबन 21 मिनट तक मुकम्मल तौर पे अभी भी मुकम्मल इत्तलात नहीं है। ये अमेरिका से जहाज़ उड़ा और यहाँ पे पहुँचा, और यहाँ पे ज़्यादा ड्राइवेज़ और जो हैं वो स्लिपरी कंडीशंस हैं। बट जहाज़ अपसाइड डाउन कैसे हुआ, इसमें 15 से 18 तक लोगों को ज़ख्मी होने की, अभी तक किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। आशर अज़ीम साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कवर करना चाहते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऑफिस में मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी साहब की, और वो कहते हैं ना कि अपनियां गल्लां भी मनवाणियां ने तो किसी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੱਖਣ ਲਾਓ कि उन्होंने ना करने की जरूरत ही ना होवे। या तो किसी को कुट के गल मनवा सकते हो, या आप किसी को इतना प्यार दें, यू नो व्हाट, वी मिस्ड यू। आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुर्सी खींच के बिठाए, प्रेसिडेंट, और नरेंद्र, उसकी तस्वीर भी बन गई। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को इसी बात पे ही कन्विंस कर लेना है कि लै जी मैनू तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मैनू कुर्सी ते बिठांदा है आप, कुर्सी तो उठांदा आप है। आप इमेजिन कीजिएगा कि उन्होंने ट्रेड के बारे में बात की। 2-3 बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, और उन्होंने जो एक अपना लाइन दी है, उन्होंने कहा मेगा एंड मीगा। मेगा इज़ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीगा इज़ मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और ये नरेंद्र मोदी का सदा से ऑब्जेक्टिव रहा है। उन्होंने कहा मेगा एंड मीगा पार्टनरशिप है फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज कंट्रीज़। यहाँ पर इन्होंने को प्रोड्यूस करने का, एमुनिशन की को प्रोड्यूस मिल के अमेरिका और इंडिया के को प्रोडक्शन के बारे में भी जिक्र की। ट्रेड को 129 बिलियन से उठा के 500 बिलियन पे लेके जाने की भी बात की है।
टेररिज्म की जंग में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी को फौरी तौर पर इंडिया के सुपुर्द करता हूँ। 2008 से इंडिया कोशिश कर रहा था कि तहूर राना को इंडिया के सुपुर्द कर दिया जाए। जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ी फतह इंडिया की एक्स्ट्राडाइट करने के लिए उन्होंने कह दिया है। यकीनन टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेशुमार इंडियंस जो हैं वेल पोजीशंस इन टेक्निकल सेंटर्स में अराउंड द वर्ल्ड अपॉइंटेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलके साथ काम करने की बात की, तो क्या फरमाएंगे आप इतने वार्म वेलकम का? देखिए, सबसे पहले तो जो ममालिक इंडिया एक पावर है और इंडिया ने में कंटिन्यूड रही डेमोक्रेसी, और वो जैसी भी है, हालांकि इंडिया में भी हमें पता है कि जी किस किस्म की मोदी साहब की पॉलिसीज रही, गुजरात में भी और जगह पे भी, और एक मूवमेंट चल रही है इंडिया में भी एक पर्टिकुलर किस्म की जो अमेरिका में भी अब चल रही, और वो यूरोप में भी चल रही है। वो एक नेशनलिज्म या रेसिज्म की मूवमेंट आप कह सकती हैं। और आप देखेंगे कि इंडियंस इसमें बड़े सपोर्टर्स रहे हैं, अमेरिकियों के भी और इसराइलियों के भी। और वो आपने वहां भी देखा था कि जब यूके में थे तो इंडियन ओरिजिन ही के वजीर आजम भी और उनकी जो होम सेक्रेटरी थी वो भी, आप देखेंगे कि ये तमाम इंडियन एक पर्टिकुलर तरह के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। Which is the rightist thing. What they do or should realize is कि जी जो राइटिस्ट टेंडेंसीज हैं अमेरिका में, ये स्किन के कलर पे चलेंगी और ये आगे जाके मतलब ये कभी भी इंडियन को यूरोप में या अमेरिका में सपोर्ट नहीं करेंगे। देखें ये मूवमेंट सिर्फ अमेरिका में तो नहीं है ना जी, ये हंगरी से में भी है, ये फ्रांस में भी है, ये इटली में भी है, ये हाँ जी, और जर्मनी में है, और इस दफा आपने जेडी वैंस में भी आ गई जी आपने जेडी वैंस की तकरीर भी सुनी होगी। 2 हफ्ते पहले वो जाके म्यूनिख में क्या बातें कर रहे थे, और उसके बाद वो जो राइट विंग जर्मन मूवमेंट है उससे मिले भी हैं। तो राइट विंग जो पार्टी है उससे मिले भी हैं, तो आपको एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक एफर्ट लगती है राइट विंग की तरफ और एंटी इमिग्रेशन की तरफ। अब आप जितने भी सगे बन जाएं इस वक्त अमेरिकियों के या किसी और के, अल्टीमेटली एक राइट विंग इसमें मूवमेंट होगी और है, अभी भी है। और जाहिर है मेरी और आपकी स्किन, भले हम इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, तो हमें इस स्किन के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स तो होंगी, अभी भी होंगी, और फ्यूचर में अगर ये राइट विंग मूवमेंट बढ़ती गई, तो जब मैं पिछली दफा भी गुजारिश कर रहा था कि देयर इज अ नीड फॉर अस to organize ourselves in these countries. But coming back to what Narendra Modi's visit to India, किंग जॉर्डन की भी एक विजिट थी इंडिया पे। उसके बाद आपने देखा कि मिस्र के जो साहब थे सीसी ने, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अमेरिका आने पे, कि जॉर्डन के जो किंग आए थे अमेरिका, हालांकि सीसी इनका अपना बंदा है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, सीसी इनका अमेरिकन का बंदा है, एजेंसी का बंदा है। देखें, बंदे तो इंटरेस्ट के होते हैं, बंदा कोई किसी का नहीं होता, बंदा इंटरेस्ट का होता है। बहुत खूब। अमेरिकन इंटरेस्ट और इजिप्शियन इंटरेस्ट एक वक्त तक अपने साथ एक दूसरे के साथ चल रहा था। जॉर्डेनियंस भी अमेरिकियों के बंदे हैं, लेकिन आपने जॉर्डन के किंग को की हालत देखी थी जब वो ट्रंप के साथ गॉड अपना मुंडा नाल लेके आया ऐसी कि अगला बादशाह इन्हू बना दे, मतलब ऐसे लगता था उसने पैम्पर बांध के आया हुआ था। हाँ जी, लेकिन वो आपने देखा कि वो कितना अनकंफर्टेबल था, और जो भी उसने उस वक्त बातें की, जो ये बात थी कि जी गाजा से पैलेस्टीनियंस को मूव किया जाएगा जॉर्डन एटसेट्रा, तो उसने कहा जी हम ज्यादा से ज्यादा 2000 बच्चे इस वक्त ले सकते हैं, और जो इजिप्ट कहेगा उसके बाद हम एक मुश्तरका वो करेंगे। और फिर जॉर्डन के किंग ने जो अल्टीमेटली जो रिटन स्टेटमेंट आई, तो उसने कहा कि जी हम इस अमेरिकन पोजीशन को रिजेक्ट करते हैं। सीसी जो इजिप्ट के हैं, उसको भी पता था कि ट्रंप ने मुझे बुला के करना मेरे साथ क्या है। इट वाज एक्चुअली क्लियर टू हिम,
और भले वो उनका अपना बंदा हो, देन उसने अपनी विजिट टू वॉशिंगटन पोस्टपोन कर। इंडिया के साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, वार्म वेलकम दिया है, लेकिन इंडिया भी इतना बच्चा नहीं है। इंडिया अच्छी तरह समझता है कि जी इस वक्त उनके कुछ इंटरेस्ट मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्ट बहुत फर्क भी हैं। और ट्रंप ने इस बारे में उसके बाद भी कहा कि जी इंडिया में चूंकि बहुत बड़े टैरिफ्स हैं अमेरिका के अगेंस्ट, तो हम इंडिया पे टैरिफ्स भी लगाएंगे। तो एक विजिट पे हमें अपनी सारी बातें ये नहीं तय कर लेनी चाहिए कि इंडिया और यूएस का फ्यूचर कैसा चलेगा। अभी तो एक विजिट है, अभी एक तस्वीर आई है, अभी जरा चलने दीजिए, तो आगे देखते हैं। इंडिया एक संजीदा पॉलिसी है उनकी, और पता नहीं आपने जयशंकर की बात सुनी कि नहीं, म्यूनिख में जो उसने फिर एक कॉन्फ्रेंस I had a chance to listening to it. उसने कहा we are the biggest democracy के बारे में उसने बात की। जी, उन्होंने कहा वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, एंड ही सेड कि जी डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्क्स, एंड ही सेड कि जी 700 मिलियन हमारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और हम एक दिन में वो काउंट करते हैं, और आज तक हमारे इलेक्शंस को उसके बाद किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। सो इंडिया डज प्रोवाइड अ यूनाइटेड फ्रंट टू द वर्ल्ड, एंड इंडिया हैज बीन डेवलपिंग, एंड ऑफ कोर्स इंडिया हैज परसूड इट्स इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। इंडिया को पता होता है कि जी हमारे इंटरेस्ट में क्या है, और उस एक्सटेंट तक तो वो अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जिस एक्सटेंट पे उनका इंटरेस्ट अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलेगा, इंडिया उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। सो आई थिंक वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू के कुर्सी आगे पीछे करने से। आई डोंट थिंक, मतलब जो संजीदा नेशंस होती हैं उनकी पॉलिसीज पे इस किस्म की बातों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया जी, आप बारी कैरी ऑन कीजिए प्लीज। अब दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की तरफ अगर चलें, तो अब पाकिस्तान में जो हमारी फीलिंग है, लोग फिर मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि जी एक साहब हैं जो विल्सन, और जो विल्सन साहब जो हैं वो उन्होंने एक कुछ ट्वीट्स किए और कुछ फलाना, तो वो छोटी छोटी बातों पे बड़े एक्सटैटिक होते हैं। तो हमने उन साहब को देखा नहीं ज्यादा कि जी ये हैं कौन। जो विल्सन साहब साउथ कैरोलिना में जो 7 उनकी कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से एक कांग्रेसमैन, और वो ऑफ द 435 जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं उनमें से एक वो है। $1,30,000 इनको एपैक ने दिए, और अक्सर एपैक पैसे देती है अमेरिकन इजरायली जो एसोसिएशन है, जो कि पूरी इसराइल लॉबी जिसको हम कहते हैं उसे रन करती है। और चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट पहले से वो नहीं था, आई कुड हैव अदरवाइज, मैं क्योंकि आई डोंट लाइक टू टॉक इन द एयर, और सारी डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो मेरा ख्याल है वो डॉक्यूमेंट्स हम अगर साथ रखें तो फिर बहुत, क्योंकि यहाँ पर लोग फौरी, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हम बाज़-औक़ात हर चीज़ में एक एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं। चाहे ओबामा आया था तो ये मुसलमान आ गया तो पता नहीं इन्हें की कर देना है, डोनाल्ड ट्रंप आया तो पता नहीं, आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें थी, मगर दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन कंट्रीज। ये देखिए, जैसे मेरा आपसे सवाल है कि जी जो विल्सन साहब जो हैं, क्या आपको पता था कि एपैक के न सिर्फ ये है कि एपैक के इनको सपोर्ट करती है बड़ी स्ट्रांगली साउथ कैरोलिना के जो कांग्रेसमैन हैं, लेकिन इसके अलावा ये एपैक में एक्चुअली काम करते रहे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे एपैक के, ठीक है जी। ये साहब जब इस दफा वोटिंग हो रही थी कि जी इजराइल को वेपनाइज मजीद किया जाए, तो इन्होंने ओपनली इजराइल को वेपनाइज करने के लिए इन्होंने सबसे आगे आगे वोट किया, ठीक है जी। अब जो साहब एपैक के इतने स्ट्रांग मेंबर हैं, और तो हम ये कह रहे हैं, हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो एक बहुत बड़े मसीहा हैं, और हम उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एक कांग्रेसमैन को पर्टिकुलरली। क्या वो साहब ने, जहां पे 1 लाख फिलिस्तीनी मरा, जहां पे जुल्म और सितम के पहाड़ अब जो इसराइल ने किए, मतलब आपको भी पता है और मुझे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और एक शख्स जो उसको वेपनाइज करने के लिए, और जो एपैक का मेंबर है, एक्चुअली उनका ओहदेदार है,
और जिसने $1,30,000 जिसको इस दफा भी इलेक्ट होने के लिए एपेक ने फंडिंग की, तो हम क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसका ताल्लुक क्या है हमारे मुल्क से, और हमारे मुल्क की जमहूर में आपके ख्याल में उसको कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है? मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ, मगर आपका तजुर्बा मुझसे कई गुना ज़्यादा है और मैं जसारत कर रही हूँ ये बात कहने की कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि हमारे मौलवी इन्वॉल्व हो गए थे और फ्रांस के साथ जी टाइज तोड़ दो, उनका एम्बेसडर वापस भिजवा दो, हम बस एक ही लाइन के ऊपर। आप इंडिया से लर्न करें कि चाइना के साथ ईंट कुत्ते का बैर भी है, मगर चाइना के साथ ताल्लुक़ भी रज के बना के रखा हुआ है। रशिया के साथ हमेशा से ताल्लुक़ रखा है। जो विल्सन जो भी कर रहे हैं, मगर देखिए आप ज़ल्मे खलील ने भी जो बयान दिया है, वी कैन नॉट मेक टू रॉन्ग्स। हालांकि आज मेरा स्टैंस बिल्कुल बदल गया, मैं वहाँ पे आपको लेके आना चाहती हूँ। जो विल्सन के लिहाज से आप भी अपने स्टैटिस्टिक्स जमा कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। तो है, लेकिन इस वक्त क्योंकि उसी फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, these are two different things। हो सकता है उसने उस लिहाज से बात कर रहा होगा जो उसकी ट्वीट्स हैं, क्योंकि जो गरीब की भाभी होती है वो सबकी बीवी होती है, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी क्या स्टैंडिंग है, क्या कंडीशन है पाकिस्तान की, आप देखिए। मैं कभी कभी एक्स के ऊपर जाके अपनी कम्युनिटी के, अपने लोगों के, अपने पॉलिटिशियंस के मैसेज देखती हूँ। आई फील अशेम्ड, नन ऑफ दोस मैसेजेस इज। क्या पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस वजह से बुरी है कि जी पाकिस्तान में ये हालात हैं, या पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस वजह से बुरी है कि हम आपस में यूनाइटेड नहीं हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या बात कर रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है? मुझे आप मुझे बताइए कि एपेक वाले को पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है? क्या हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ये बेसिकली हमें फूट डलवाना चाहते हैं? मगर सर जब आप फूट की बात करते हैं ना, तो भी आपने म्यूनिख का भी जिक्र किया है। अगर आप म्यूनिख की बात करें, अभी आपने जयशंकर साहब का भी जिक्र किया है कि ही वॉज आफ्टरवर्ड्स इन दैट, एक पैनल गुफ्तगू में मौजूद थे। और आपको पता है कि इस वक्त जो जेडी विल्सन जब यूरोप गए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि यूरोप में मीडिया को आज़ादी नहीं है, यूरोप में जो वो राइटिस्ट्स हैं उनका है। हालांकि मैं अमेरिका की पॉलिसीज़ देखती हूँ, अमेरिका की इटसेल्फ पॉलिसीज़ आर टोटल राइटिस्ट पॉलिसीज है अमेरिका की भी। तो मतलब ये तो मेरा ख्याल है, अगर ये डिवीजन पूरी दुनिया में है, मैं समझती थी सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन एक्स के ऊपर या किसी और यूट्यूब के ऊपर हम ही मिस इन्फॉर्मेशन, हमारे ही पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो म्यूनिख की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद पता चला है कि आपका यूरोप मिस इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का शिकार है, आपका बरतानिया फेक न्यूज़ का शिकार है, आपका अमेरिका फेक न्यूज़ का शिकार है। देखें, जेडी विल्सन ने जो तकरीर वहां पे की और जो बैठक कर रहा था कि जी यूरोप जो है, उसने कहा ये कि मुझे इस चीज से थ्रेट नहीं है, यूरोप के एक्सटर्नल मैटर्स पे थ्रेट नहीं है। उसने कहा मुझे यूरोप के इंटरनली जो थ्रेट्स हैं उस पे मुझे कंसर्न है। उसने कहा कि यूरोप में जो इंटरनली, और उसने इमिग्रेशन का जिक्र किया, इमिग्रेंट जो है वो यूरोप को तबाह कर रहा है और यूरोप के सिस्टम्स खराब हो रहे हैं। तो बात बेसिकली, और उसके बाद मगर सर उसकी बात में तजाद था। एक तरफ उसने कहा कि इमिग्रेशन का, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो ले नहीं रहा और लोगों को। देखें जी, तो यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ वो कहता है कि जी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। एक आदमी का उसने जिक्र किया कि जी वो सिर्फ कहीं बाहर खड़ा दुआ कर रहा था, यूके का उसने कहा तो पकड़ लिया गया एबॉर्शन सेंटर के बाहर। जी, अब मुझे ये बताइए कि भाई वहां पर इसराइल में तो 1 लाख उन्होंने फिलिस्तीनी मार दिया, तो आप तो उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स है ना, दिस इज नोन एज डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान पे। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में जमहूरियत लाने और लोगों के राइट्स की बातें कर रहे हो। आपके ख्याल में मैं इतना बेवकूफ हूं कि आपको सीरियस समझूंगा? आपने म्यूनिख की स्पीच के बाद जेडी वैंस साहब AFD से जाके मिले, उन्होंने मीटिंग की, जो कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि 2 हफ्ते बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप जाके आपने कहा कि जी जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात
बातें आपने की कि जी यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और लोगों को अरेस्ट करते हैं, आपको ये नजर नहीं आया कि पिछले साल गाजा में सबसे ज्यादा जो जर्नलिस्ट कत्ल हुआ गाजा में हुआ, वो इसराइल में हुआ। सप्लाइड वेपन से कत्ल हुआ। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। दूसरी तरफ भी आ जाए सर, एक तरफ अमेरिका कहता है कि ताइवान पे चाइना का हक नहीं, एक तरफ पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। आपको 1 लाख लोगों का कत्ल तो नजर नहीं आता, उन्हें आप बम देने आ रहे हैं। और फिर आपके जो विल्सन साहब तकरीर ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूर नहीं है इसलिए मैं जमहूर को सपोर्ट कर रहा हूं। यू थिंक वी आर इडियट्स? दैट्स अ लीडिंग नेशन सर। आज मैक्सिको ने गूगल को थ्रेट कर दिया है कि हम सू करेंगे कि तुमने कैसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गल्फ ऑफ मैक्सिको। मगर सर एक बात याद रखिएगा, ये जो बुलिंग है ना, या जो पानी का बहाव ऊपर से नीचे, बुराई ऊपर से नीचे की तरफ आती है। पीपल डेवलप देयर इमेज, देयर आइडियल्स, और फिर उन आइडियल्स को फॉलो करते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो जेडी वैंस ने म्यूनिख में जाके ये कहा है कि यूरोप में राइटिस्ट्स का जिक्र किया है, ठीक है। कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट्स आर इन क्राइसिस इन यूरोप, वेयर एज अमेरिका में इस वक्त जितना मामला पॉपुलिज्म का चल रहा है, जितना अमीरों का मामला चल रहा है, जितना मामला राइटिस्ट का ही चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की बेशुमार पॉलिसीज़ राइटिस्ट के लिहाज से ही हैं, इसके अलावा तो नहीं। सोशल मीडिया पे मेरा आज एक कॉन्सेप्ट ज़रूर चेंज हुआ है कि पाकिस्तानियों रोया मत करो अगर आपके मुल्क पे पीका का, इस पे मैं आपकी इनटेक लेना चाहती हूँ। अगर पीका का कानून आपके मुल्क में लगा ना, तो यूरोप में भी ये पाबंदियाँ हैं, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टिंग एब्यूजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसकी वजह से हमें डिवाइड करने के लिए, पोलराइज करने के लिए वीडियोस ऐसी जनरेट कर सकती हैं। मैं सर आपकी इस बात से, जो विल्सन से तो मैं उतनी कायल नहीं हूँ, मगर अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आते हैं तो मैं इमरान रियाज के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ। कैसे हो सकता है कि मेरे पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एजेंसी को पता ना चला कि इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़ के चला गया? कैसे हो सकता है कि उनको पता ना चले कि कौन सा चोर मुल्क में आ रहा है और कौन सा चोर मुल्क से निकल के जा रहा है? कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो गरीब आदमी था, एक आम आदमी था, मेरे जैसा मतवसत आदमी, और वो देखते देखते कहाँ से कहाँ जा पहुँचा? इसके बारे में मैं ज़रूर ख़ाइफ हूँ। और आम आदमी जब उसके वीलॉग देखता है, वीलॉग सुनता है, तो ये समझता है कि पता नहीं वो कितना ईमानदार आदमी है, हालांकि उसके अंदर का किरदार देखें तो इंतहाई खौफनाक किरदार है उसका। इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। आरफा जी देखिए, मैं इंडिविजुअल्स के बारे में ज़्यादा बात कभी करना पसंद नहीं करता जनरली। This is not about the individualism, it is about the polarization, those, and अभी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरा मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में पीका का कानून है तो भाई ठीक है, फिर यूरोप में भी यही कानून है, अमेरिका में भी यही कानून है। आज अमेरिका में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस का दाखिला ओवल ऑफिस में बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया? तो अगर पाकिस्तान में है तो क्या फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में तो शरह तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं है। देखें, अगर सारी दुनिया कुएं में गिर रही है तो हमें भी कुएं में गिरने की तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना। अगर आप मुझे बात अपनी मुकम्मल कर अब आप करें मुकम्मल, ठीक है। सो पहली तो बात यह है कि जी अमेरिका में क्या हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो क्या पाकिस्तान को भी गलत करना चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। बट लेट्स स्टार्ट विद योर प्रीवियस थिंग अबाउट इमरान रियाज खान, जो आपने बात की। और मैंने कहा कि जी I generally don't like to comment about individuals. इमरान रियाज खान अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे इंतशार फैला रहे हैं, वो उनमें से हैं कि नहीं है, मैंने सच्ची बात है कि उनके ज्यादा कोई वीडियोस देखे। और बहुत से लोग, अगर आप पीरज़ादा साहब को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, लेकिन the point that I'm trying to make is that Imran Riaz as a person is not important. What is important is that when you make laws and about PICA type of laws, you are trying to control के जी सोसाइटी में अगर सच बोला जाए, आप झूठ बोल के इंतशार ना पैदा करें, ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीका के कानून से डिसएग्री करता हूं। मेरे ख्याल में हुकूमत को पीका का कानून नहीं लगाना चाहिए था। वही मेरी बात है कि जी सब अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो हमने भी तो नहीं गिरना।
देखिए, ये जितने लोग झूठ बोल के मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, इनका पीछे मकसद क्या है? इनमें से अक्सर लोग आइडियलिस्ट नहीं हैं। इनमें से अक्सर का एंड सिर्फ पैसा है। ठीक है जी, दे मेक लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी बिकॉज दे बिलीव कि जी लोग ये बात सुनना चाहते हैं, ये बात बिक रही है आज, और तो वो दुकानदार हैं जो वो सौदा बेचते हैं जो कि पॉपुलर होता है, और चूंकि ये सौदा पॉपुलर है उससे उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो ये सौदा बेच रहे हैं। सो बॉटम लाइन जो है वो ये है कि they get influenced by it and they get money by it. So I don't think कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पीका का लॉ इस तरह लगाने की जरूरत है। आई थिंक कि जो लॉ लगाने की अल्टीमेटली जरूरत है वो दो लॉज पास करने की जरूरत है। एक तो आप ये लॉ पास करें कि सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी पॉलिटिकल डिस्कशन होगी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया, एक तो ये इंटरनेट बंद करना, ये पीका के कवानीन लगाना, आई थिंक दिस इज आई एम सॉरी, दिस आई थिंक इट्स स्टूपिड, राइट? इंटरनेट आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन भी दे रहा है, आप लोग आपके सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब से और बहुत सी चीजों से बहुत कुछ बिजनेस है, बहुत से लोग भी इस पे बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको खराब कर रहे हैं। आपको इंटरनेट नहीं बंद करना चाहिए, ना उसकी बैंडविड्थ को चोक करना चाहिए, ना आपको यूट्यूब पे पाबंदियां लगानी चाहिए। आप ये कीजिए कि आप जो भी पॉलिटिकल यूट्यूब पे कंटेंट से पैसे कमा रहा है, आप उस पे 60% इनकम टैक्स लगा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये डोनाल्ड ट्रंप का असर हो गया था। ये जितने लोग हैं ये अपनी देखिए, पहली तो बात यह है कि ये पैसा आएगा, हुकूमत के पास आएगा, हुकूमत की ट्रेजरी में आएगा, आप टैक्सेस पे करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और जब इन लोगों को इससे पैसा इतना ज्यादा मिलना कंपैरेटिवली कम होगा और हुकूमत के पास इस पे टैक्सेस आएंगे, तो उसके नतीजे में ये झूठ बोलने पे इतना इंसेंटिव भी नहीं रहेगा। और दूसरा, वो कानून पास कीजिए जो तमाम ममालिक में है, लिबल के लॉज को स्ट्रेंथन कीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने आरफा जी के बारे में कोई बात की और वो बात करेक्ट नहीं है, तो देन the government should, the liberal laws should be strengthened and fast and move through special courts, then she should be able to sue me. And if I'm unable to prove कि जो मैंने कहा वो ठीक था, तो मुझे पेनल्टीज हों, और उस एक्सटेंट की पेनल्टीज हों। देखिए, मैं मुआशरे में इंतशार फैला के अरबा रुपए की जायदादें कमा रहा हूं, क्या ये फेयर है? मैं लोगों के बच्चे मरवा के अपने प्रॉपर्टीज बना रहा हूं मुल्क से और मुल्क से बाहर, तो क्या ये फेयर है? तो फिर जब साबित हो जाए कि जी मैं झूठ बोल रहा हूं और लिबरल लॉज के थ्रू ये हो, तो आप मुझ पे हेवी फाइन्स कीजिए, आप मेरे वो सारा पैसा जो मैंने मुल्क में लोगों के बच्चे मरवा के या इंतशार करके कमाया है, वो आप मेरी प्रॉपर्टीज भी फिर उसमें जब्त करें। स्टेटमेंट है। सो आप ये ना कीजिए, ये पीका के इस तरह के हथौड़े टाइप के लॉज या आप इंटरनेट को चोक करना शुरू करें। आई थिंक दीज आर स्टूपिड पॉलिसीज एंड वन शुड नॉट डू दैट। सो दिस वुड बी माय 2 cents on that. Now I think there is a need to talk about idealism, actually loving your country and your people, and understanding कि यार आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है, और जो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो क्या वाकई आपका दोस्त है। आप सोचे ना यार, एक आदमी जो 1 लाख औरतें और बच्चा मरे, उनके शहर लेवल हो गए, वो उस जिन्होंने लेवल किया वो उसको बॉम्ब्स प्रोवाइड करने के फेवर में है। उसने अभी ये जो वोट मूव हुआ, इसमें आपके जो विल्सन भाई आगे थे, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप गूगल पे जाइए, मगर सर देख लीजिए कि एक आदमी का कनेक्शन क्या है। अब आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके पाकिस्तानी मुसलमान का बड़ा सपोर्टर है। मैंने आरफा जी आपको कई बार सुना है टेलीविजन पे अपने शो पे कहते हुए, मैं पाकिस्तान से बड़ा प्यार करती हूँ। What is that? How does that translate into anything? Can you then go on and support people who want to undermine that country? Sir, why? Because it's a nuclear power?
नहीं सर, मैं तो ये कहती हूँ कि जब मेरे घर की लॉन्ड्री को मुझे किनारे पे जाके लॉन्ड्री करने की ज़रूरत ही नहीं, आई डोंट नीड टू, कि अगर मेरे मुल्क में प्रॉब्लम है और मैं अमेरिका से जब इक़्तिदार गिरता है तो हम कहते हैं अमेरिका इंटरवीन क्यों करता है, और फिर हम अमेरिका के पास ही पहुँच जाएं। जितने बंदे पाकिस्तान से भागे हुए हैं, मैं भाग के निकलना एक अलग कहानी है, इमिग्रेशन लेके प्रॉपर आना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, अनलेस के मतलब कोई ऐसी बात ना हो, आप यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, यू आर नॉट, योर हार्ट इज़ नॉट ब्लीडिंग कि यू नो मैं पाकिस्तान को किस तरह से मुझे छोड़ना पड़ा। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसराइल की बात करते हैं, जो विल्सन तो है सो है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो इसराइल के लिए चल रही हैं। आपको पता होगा पिछले दिनों PDM-1 के दौर में भी बाकायदा एक डेलीगेशन था, एक मुहिम। वेरी सैड टू से कि हम मुसलमान दिखाते दाईं तरफ की और मारते बाईं तरफ से हैं, ये हिपोक्रेसी हम में मौजूद है। आज आप देखिएगा इसराइल गज़ा की ईंट से ईंट बजा दी, मगर सऊदी अरेबिया में समिट होने जा रही है। आप देखिएगा MBS जो हैं इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ जैरेड कुशनर, ठीक है। और अगर आज गज़ा के बीच में अमेरिका की ये जगह बनती है जहाँ पे वो तफरीह का समा होगा और वहाँ से फ़लस्तीनियों को, जो कि सदा से और मेरा ख्याल है बेशुमार यहूदी इसके लिए खड़े हो रहे हैं कि उनको डिस्प्लेस ना किया जाए, इट्स देयर होम। CNN ने इसके अगेंस्ट बात की है कि दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर सेंचुरीज, लेट देम लिव देयर। तो ये तो सर मुसलमानों को सारे के सारों को तोड़ा हुआ है। आप सऊदी अरेबिया को और मैं तो कहती हूँ आज सऊदी अरेबिया, आज अगर गज़ा की, उर्दन की, लबनान की बारी है तो कल सऊदी अरेबिया की बारी है कि हज़रत इब्राहीम ने, यू आर ऑल्सो पहले आपकी बारी है, पहले पाकिस्तान की बारी है, बिकॉज यू आर द ओनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री एंड दिस यू शुड अंडरस्टैंड। और सऊदी अरब को ये कहना कि जी वहां पे चूंकि रशिया की और उसकी क्या नाम है, अमेरिका की मीटिंग हो रही है, तो MBS ने कभी अग्री नहीं किया गाजा के प्लान से। आई थिंक सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इन ऑल ऑनेस्टी सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच रिएक्टेड टू ट्रंप की इस बात के, और उसने कहा कि जी हम ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। जो बात आप पर्सनल कर रही थी जी, उस पर थोड़ा सा मैंने कहा नहीं कि मैं पर्सन्स पे बात करना जनरली पसंद नहीं करता, लेकिन आप एक चीज देखिए, 2016 में जब ये सारी मूवमेंट चल रही थी, तो अगर if anybody was in the best position के PTI के या इक्तदार में आने के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन पे था, तो वो कौन था? तो वो मैं था, ठीक है जी। मैंने फिल्म बनाई भी थी, मेरा गाना, मेरी बड़ी मार पड़ी इस फिल्म को यार, मेरी फिल्म का गाना नजरिया PTI के हर जलसे में चल रहा था। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक मुराद सईद और सारे PTI के जलसों में यह चल रहा था। खान साहब मेरी सपोर्ट में ट्वीट्स कर रहे थे। खान साहब ने कहा कि जी जब मालिक सारे मुल्क में बंद है तो मैं KPK में चलाता हूं, ठीक है जी। अगर मैंने उसको, आपके ख्याल में मुझ में इतनी वो फरासत नहीं थी कि मैं मौका समझ सकता था कि यार मैं इस वक्त बड़ी जबरदस्त लाइमलाइट में आ सकता हूं। रिटायरमेंट में सरकार की नौकरी से ले चुका हुआ था, और मुझे भी पता था कि 2 साल की रिटायरमेंट जैसे ही आपकी खत्म होती है तो 2018 के इलेक्शन में मैं परफेक्टली टाइम पे हूं, और मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के रीच में आना चाहूं तो मेरे लिए तो पूरा रास्ता खुला हुआ था। मैं YouTube पे बहुत ज्यादा बड़े अच्छे जज्बाती वीडियोस करके मैं इससे कहीं ज्यादा पैसे भी कमा सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने यहां आके ट्रक चलाना पसंद किया। ये सारी चॉइसेस मेरे पास खुली थी। आपका क्या ख्याल है, मैं अपने आप को इनामर करके उस वक्त, आई थिंक द पर्सन हु वाज मोस्ट सूटेड टू कैपिटलाइज ऑन दिस, ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि जी बड़ा सैड इशू ये है जी, यू मस्ट बिलीव इन समथिंग एज अ पर्सन, यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एन आइडियलिज्म कि यार मैं क्या समझता हूं कि यह सच है, और मैं क्या समझता हूं कि क्या झूठ है, और मैं उससे फॉलो करूंगा जो मेरा दिल मानता है। और जो मेरा दिल नहीं मानता, जितने मर्जी डॉलर हो, जितना मर्जी इक्तदार हो, जितना मर्जी और मैं आपको बता रहा हूं, मतलब
इवन आफ्टर 2018 जब चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही थी, शायद आपका प्रोग्राम सुन रहे हो, क्या नाम था उनका, जो आपके पहले पीटीआई के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट टॉल जेंटलमैन, जो जनरल साहब के बेटे हैं, जिनको फिर बाद में हटाया था, नाम, हाँ, असद उमर कॉल्ड मी, ठीक है, ये जी चेयरमैन एफबीआर के लिए, आई कुड हैव हैड एनी पोस्ट दैट आई वांटेड इन दैट। मगर सर, यू आर ऑनेस्ट पाकिस्तानी, यू आर एन ऑनेस्ट मैन विद द पैशन फॉर पाकिस्तान। सो सवाल ये है जी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पॉपुलर है या क्या नहीं है, और मैं हर शख्स से ये गुजारिश करने की कोशिश करता हूं कि मेरे भाई समझें कि जो शख्स जो बात कर रहा है वो ये क्यों कर रहा है। मैं कभी भी फौज का सपोर्टर नहीं रहा। फौज के जाहिर है मेरी फौज है, मैं उसका सपोर्टर हूं, लेकिन उसके पॉलिटिकल रोल का सपोर्टर नहीं रहा, ठीक है जी। एंड मेरी शायद, और मैं उनके जितना क्लोज था, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई ये टीवी के प्रोग्राम्स में एंकर नहीं बन सकता था? मैं मेरे प्रोग्राम्स को उन्होंने बहुत उठाना नहीं था। आई वाज आइडियली सूटेड टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट? बट यू नेवर वांटेड टू सेल योरसेल्फ। आई एम नॉट फॉर सेल। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल सर। आजकल प्रोग्राम मेरा, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सारे प्रोग्रामों से अच्छा है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम का लास्ट पार्ट, ठंडे दिल से सोचिएगा, ही हैड ऑल द चांस टू बिकम एनीथिंग, मगर इमरान खान की गलती यही रही कि उसने हमेशा अपने इर्द गिर्द फसली बटेरों को रखा। एक एक बंदे का नाम आप देख लें, दे कुड नॉट, everybody is after the position and after the possession. मैं अक्सर कल परसों भी जिक्र कर रही थी कि हमारे बारे में अमेरिका ने ये लफ्ज़ कहा, इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट, बुरा फैक्ट है कि हम पैसे और पोजीशन के लिए अपनी बहुत प्यारों को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु हैव दिस कॉन्शियस, अपना उनका अलाइव है। That is one of the person. Think about it very carefully. He had all the. एक आखिरी बात और कहूंगा, ये सी मेरे जैसे लोगों को हमेशा गालियां देना बहुत आसान होता है, क्योंकि जी हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे लिए ये तो जी शायद पाकिस्तानी नहीं है या फलाना नहीं है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड दीज पीपल हु कॉल देमसेल्व्स मुस्लिम्स। Sad है सर। सिर्फ आप बड़े इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान के बड़े सगे बनते हैं, एंड सेकेंडली यू हैव नो बिलीफ सिस्टम। आप $1 के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आई मीन व्हाट इज दैट? सर एक बात याद रखिएगा कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, मैं कभी कभी कमेंट्स लोगों के देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा गम होता है। हम कितने सतह से गिर चुके हैं, कितने सतह से गिर चुके हैं। मगर मैं MM आलम की बात करूं, मैं आपकी बात करूं, पाकिस्तान के आप हीरोज़ में नाम आता है, लोगों के लिए बहुत आसान है। हालांकि कुरान में और तमाम इस्लामी किताबों में गीबत के बारे में या लोगों के पीछे उसके बारे में गलत कहना, बहतान लगाने के ऊपर सख्ती से ममानियत दी। आई एम ओनली आंसरेबल फॉर माई ओन डीड्स। मगर तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कीजिएगा कि इनकी फिल्म मालिक could be at any position, he could have made money. इमरान खान के इर्द गिर्द बेशुमार लोग ऐसे इकट्ठे हुए जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए, और आप देखिए शेर मरवत ने इमरान रियाज के बारे में क्या फैक्ट्स बताए हैं कि एक आदमी जो साइकिल पे जाता था, ठीक है जी, मेहनत के साथ हम कमाते हैं, हमारा स्टेटस बदलता भी है, मगर जिस हिसाब से स्टेटस बदला, और कैसे हो सकता है कि हमारे इदारे इतने सोए में उनको पता भी नहीं लगा कि कौन। मेरा कंसर्न है ये जनाब अशर साहब का ना ये कंसर्न हो, बट यस इट इज़ माय कंसर्न कि मैं माँ हूँ और मैं घर का बड़ा हूँ, और मुझे कैसे पता ना लगे कि मेरे घर में क्या आया और क्या मेरे घर की दहलीज में से बाहर निकला। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सुनना है कि उसने कैसे मुल्क छोड़ा, तो क्योंकि हम ये काम करते रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी कैसे आप मुल्क छोड़ सकते हैं। आपका नाम भले जिस मर्जी चीज पे हो, होता यह है कि जिस बंदे को मुल्क से निकालना होता है उसको बाहर गाड़ी में बिठाते हैं, उसका बैगेज लेके पहले एक दूसरा बंदा जाता है उसका पासपोर्ट लेके, और जाके बोर्डिंग पास ले ले।
और वो बाहर गाड़ी में बैठा रहता है, उसका सामान चढ़ जाता है ऊपर, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद उसको हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट फंक्शनरी का बैच पहनाते हैं उसके गले में, और एक हमारा अफसर उसके साथ होता है, उसको लेके हम अंदर जाते हैं। सब उसे एएसएफ भी समझती है ये फंक्शनरी है, ये फलाना है। वो तो कभी इमिग्रेशन के काउंटर पे रिपोर्ट ही नहीं करता। उसको सीधा ले जाते हैं उस गेट पे, जो एग्जिट नॉर्मली वीआईपी से उसको लेके जाते हैं। एग्जिट गेट पे पहुंचते हैं, वो ऐसे लगता है कि एक एयरपोर्ट का फंक्शनरी है जो कि घूम रहा है हमारे साथ। मुझे क्योंकि सारे लोग जानते होंगे, वो मेरे साथ घूम रहा होगा, वो समझते होंगे मेरा कोई ट्रेनी है, हमारा कोई नया अफसर है, उसके गले में वो डला होता है। वहां जब बस आती है, आके लगती है, और जहाज जैसे ही टेक ऑफ करने वाला होता है, बिल्कुल उस मौके पे हम उसको बस में बिठाते हैं, और वो अपना वो उतार के जेब में रखता है, उसका बोर्डिंग पास उसको पकड़ाते हैं, वो छुप करके जहाज पे बैठता है और टेक ऑफ करता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। मगर सर आपके इदारों ने अगर इतना मामला रहा था, तो इतनी बड़े पोजीशन पे अगर आयशर अजीम जैसी पोजीशन पे किसी बंदे को उन्होंने बाय किया, तो वो बंदा भी उसी इदारे के लिए ही काम करता होगा ना। मतलब फिर वो मनी टॉक्स आ गई, या मनी टॉक्स आ गई, या एस्टेब्लिशमेंट टॉक्स। तो ये जो तस्वीरें हैं कि जी गार में से कोई जा रहा है तो कुछ फलाना हो रहा है, दिस इज कोई गार थोड़ी यूके जाती है पाकिस्तान से। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड, आई नो इट हाउ इट मस्ट हैव। आयशर अजीम साहब से बात कराई, मेरे दिल में बहुत एहतराम है, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी पे शक करते हैं ना, तो पहले अपने अंदर देखिएगा ज़रूर। बाज़ औक़ात गुमान हमें गलत रास्तों पे भी ले जाते हैं। अभी दीजिए इजाज़त। आयशर अजीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। Thank you so much, man. Thank you for having me on your show. God bless.